India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पिछले 51 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पर सुनवाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हेल्थ रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा है कि पंजाब सरकार के जवाब के मुताबिक हालात स्थिर है और कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा रखी गई हेल्थ रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखते हुए पंजाब की चीफ सेक्रेटरी को एम्स निदेशक एक मेडिकल बोर्ड गठित कर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तुलनात्मक हेल्थ रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिससे कि डल्लेवाल की सेहत की स्थिति पर विशेषज्ञों से राय ली जा सके। वहीं सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए उनके साथ विचार विमर्श चल रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय कर दी है। वहीं फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के वायदे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका पर अपना रुख साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। एमएसपी की मांग वाली याचिका में कहा गया है कि कृषि कानूनों को वापस ले जाने के बाद केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर एक प्रस्ताव प्रदर्शनकारी किसानों को भेजा था और लेकिन उसके बाद सरकार ने किसानों से किया हुआ अपना वायदा पूरा नहीं किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने समक्ष आपको बता दें कि पंजाब राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुरू में प्रस्तुत किया कि अब विरोध स्थल के पास केवल 10 मीटर की दूरी पर एक मेडिकल सुविधा है और डल्लेवाल के पैरामीटर सुधर गए हैं। वहीं डल्लेवाल की नवीनतम स्वास्थ्य स्थिति पर हलफनामा न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। जस्टिस कांत भड़क गए। उन्होंने सवाल किया कि सरकार कैसे कह सकती है कि किसी व्यक्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है जबकि वह 46 दिनों से अधिक समय से भूख हड़ताल पर है। सिब्बल ने स्पष्ट किया है कि डल्लेवाल के पैरामीटर में सुधार नहीं हो रहा है बल्कि स्थिर है। इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी को तय कर दी गई है और किसानों की तरफ से बताया गया है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार खराब हो रही है। पिछले 48 घंटे से डल्लेवाल पानी का सेवन भी नहीं कर पा रहे हैं। जितना वह पानी पीते हैं उतनी ही उल्टियां हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कानून के विपरीत प्रस्तुत किए गए कानूनी प्रस्तुतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए तर्क को अस्वीकार करते हुए कठोर टिप्पणी की कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 का प्रावधान किसी महिला पर लागू नहीं होगा। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भोयान की पीठ ने कहा है कि हम यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कानून के विपरीत प्रस्तुतियां देने के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कोर्ट ने इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की खिंचाई की थी और जिन्होंने तर्क दिया था कि कड़ी जमानत शर्तें एक महिला पर भी लागू होती है। कोर्ट ने तब बताया था कि धारा 45 का प्रावधान स्पष्ट रूप से महिलाओं को जमानत के लिए दोहरी शर्तों से छूट देता है। मामले में पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पहले की गई दलील के लिए शुरुआत में माफी मांगी और ये स्वीकार करते हुए कि छूट एक महिला पर लागू होगी। एसजी मेहता ने कहा है कि पिछले दलील गलत कम्युनिकेशन के कारण कुछ भ्रम के कारण हुई थी। जस्टिस ओक ने कहा कि गलत कम्युनिकेशन का कोई सवाल नहीं है। हम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा इस तरह की दलीलों की कभी सराहना नहीं करेंगे और ऐसे में
ये दोहराते हुए कि वह माफी मांग रहे हैं। एसडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, ये कहते हुए कि आरोपी महिला आपराधिक गतिविधियों की सरगना थी और केवल महिला होने के आधार पर जमानत की हकदार नहीं थी। जस्टिस ओक ने जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम समय के अनुरोध की सराहना किए बिना कहा, अगर यूनियन ऑफ इंडिया के लिए पेश होने वाले लोग कानून के बुनियादी प्रावधानों को नहीं जानते हैं तो उन्हें मामले में क्यों पेश होना चाहिए और अंतिम समय में जवाब दाखिल करना ये दर्शाता है कि अंतिम है और पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जमानत देने से इनकार किया जाना चाहिए। जबकि एसजी ने कहा है कि एएसजी ने भी कानूनी स्थिति को जो है वो स्वीकार कर लिया है और ऐसे में अपवाद एक महिला पर लागू होगा तो अंततः पीठ ने आरोपी को जमानत दे दी। ये देखते हुए कि नवंबर 2023 के कारावास में हैं और निकट भविष्य में मुकदमे के जल्द ही पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई और 67 गवाहों की जांच की जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि मतदान के सीसीटीवी फुटेज और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक लगाता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ के मामले में नोटिस जारी करने पर सहमति जताई और भारत संघ और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। वर्तमान जनहित याचिका चुनाव संचालन नियम, चुनाव पत्रों का उत्पादन और निरीक्षण है कि नियम 93(2)(a) के अंदर केंद्र के संशोधन की वैधता को चुनौती देती है। संशोधन से पहले नियम में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। संशोधित प्रावधान अब प्रदान करता है इन नियमों में निर्दिष्ट चुनाव के संबंधित सभी अन्य कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। जयराम रमेश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि मीडिया में संघ द्वारा बताए गए इस तरह के संशोधनों का कारण ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदाताओं की पहचान उजागर न हो। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसा नहीं था कि पहले मतदाताओं की गोपनीयता का उल्लंघन किया जा रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर की पुस्तिका 2023 में मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज परिणाम फॉर्म की प्रतियां प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज मतों के महत्वपूर्ण चुनावी दस्तावेजों और अभिलेखों के भंडारण और आपूर्ति की प्रक्रिया को विवरण दिया गया। बता दें आपको, इस प्रकार संशोधन से पहले सार्वजनिक निरीक्षण के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य चुनावी रिकॉर्ड की आपूर्ति संभव थी। अब मामले की सुनवाई 17 मार्च को होगी। सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने की आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने खेडकर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक के लिए रोक लगाई है। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 14 फरवरी को होगी। बता दें कि पूजा खेडकर ने 23 दिसंबर 2024 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। व्यवस्था में हेरफेर करने की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्हें 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी गई थी, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि खेडकर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन है। पूजा खेडकर 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थी और ऐसे में उन्हें सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में 841वीं रैंक मिली थी। जून 2024 में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और उन पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपीएससी को अपने बारे में गलत जानकारी मुहैया कराई थी। उन पर अपनी उम्र और माता पिता से जुड़ी हुई गलत जानकारी देने, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता सर्टिफिकेट जमा कराने का आरोप है। यूपीएससी ने अपनी आंतरिक जांच में पूजा खेडकर को धोखाधड़ी का दोषी पाया और 31 जुलाई 2022 को उनका चयन रद्द कर दिया।
इस मामले में उनके खिलाफ यूपीएससी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पूजा केटकर अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 1 अगस्त 2022 को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 8 अगस्त 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को पूर्व ट्रेनी आईएएस की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े हुए 2 मामलों में दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने एम्स में उम्मीदवार माफ कीजिएगा एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि कड़कड़डुमा कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह ताहिर को 16 जनवरी को नामांकन के लिए ले जाएं और अगर जरूरत पड़ी तो 17 जनवरी को भी ले जाएं। साथ ही कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अपनी आज कानूनी मुलाकात के समय जेल में जरूरी कागजात जैसे हलफनामे आदि पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। दरअसल ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दोनों मामलों में कस्टडी पैरोल की मांग की थी। ताहिर हुसैन के वकील ने कहा कि कस्टडी पैरोल के लिए हाई कोर्ट के आदेश में कोई तारीख नहीं दी गई है। नामांकन दाखिल करने के लिए हम कल रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश होना चाहते हैं और साथ ही कोर्ट को बताया गया कि वह चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसीलिए हमारा आग्रह है कि यह कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत जो मांग है वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 700 लोग घायल हो गए थे। दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे, जिनका शव पास के ही नाले से बरामद हुआ था। अंकित शर्मा की मौत के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के एक पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए 2 नाबालिग बच्चों की मां की कस्टडी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बच्चों के साथ न्यायालय की बातचीत और उनके अपने पिता के साथ न रहने की इच्छा के मद्देनजर ये निर्णय दिया है। बता दें आपको कि जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि बच्चों की इच्छा की बात की जाए तो बच्चों के साथ बातचीत से पता चलता है कि दोनों बच्चे याचिकाकर्ता अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते हैं और बच्चों की उम्र 11 और 12 साल है और याचिकाकर्ता की हिरासत में रहने के बाद भी उनकी इच्छा अपनी मां प्रतिवादी संख्या 5 के साथ रहने की है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पक्षों द्वारा आरोप और प्रति आरोप दायर किए गए थे। हालांकि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए इसने देखा कि ऐसे आरोपों के गुण और दोष पारिवारिक न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले का विषय थे और हाईकोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में सारांश कार्रवाई से विचार नहीं किया जा सकता था। मां के वकील ने कुछ प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने से पहले ही पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए बच्चों की हिरासत के बारे में कोई भी आधार पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए। दूसरी ओर याचिकाकर्ता पिता की ओर से यह तर्क दिया गया कि बच्चों को मां के साथ ही सही माहौल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह कथित रूप से अनैतिक और व्यभिचारी जीवन जी रही थी। याचिका का निपटारा करते हुए कहा गया कि मां से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों के दिमाग में जहर नहीं भरेगी और पिता और बेटों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने का प्रयास करेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेश से पारिवारिक न्यायालय पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बीएसपी प्रमुख मायावती को सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए के खर्च कर अपनी पार्टी के निशान हाथी की मूर्तियां बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी प्रमुख मायावती को अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही मूर्तियां बनवाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले पर सुनवाई बंद करने का फैसला लिया। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह का ये फैसला लिया गया, दरअसल वकील रविकांत ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि मूर्तियां लगाने के लिए मायावती ने जनता के जो पैसे हैं उनका दुरुपयोग किया है और उसको बीएसपी से वसूला जाए और जनता के पैसे से पार्टी का सिंबल हाथी को पार्कों में बनाया गया है। इसीलिए बीएसपी का चुनाव चिन्ह जब्त करने का सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साल 2007 से 2012 के अपने शासनकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े पार्क बनवाए थे। इन पार्कों में मायावती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बीएसपी के संस्थापक काशीराम और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के अलावा खुद की भी कई मूर्तियां बनवाई थी। ये सभी मूर्तियां पत्थर और कांसे की है। इन परियोजनाओं की लागत जो है उस समय 1400 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। साल 2014 में बसपा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रतिमाओं का बजट राज्य की विधानसभा में पास किया गया था। साल 2012 के चुनावों में भारतीय चुनाव आयोग ने मायावती और सभी हाथी की प्रतिमाओं को आचार संहिता लागू होने के बाद कपड़ों से ढकने का आदेश भी दिया था। वहीं मुंबई के आईटीएटी में सुनवाई हुई। मामला दहिसर ग्रामीण बिगर शेट्टी सरकारी संस्था बनाम एसीआईटी सर्कल पालघा का था। बता दें आपको कि इस मामले में एक सहकारी समिति ने अपनी अपील के लिए आयकर आयुक्त के समक्ष राहत मांगी है। मामले में अपील फाइल करने में 69 दिन की देरी हुई है। 2018 में केरल बाढ़ के कारण निर्धारित के वकील ने देरी का कारण बताया और ट्रिब्यूनल ने निरीक्षण किया कि पहले कोई उचित सबमिशन नहीं हुआ था और 2021 से 2023 के बीच जारी नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें 26 सितंबर 2023 का अंतिम नोटिस भी शामिल है। अपीलकर्ता के वकील ने पेपर बुक फाइल करने की अनुमति मांगी ताकि उचित तर्क दिया जा सके और देरी को माफ किया जा सके। पहले के विलंब होने के कारण ट्रिब्यूनल ने 69 दिनों की देरी को माफ कर दिया और मामले पर पुनर्विचार के लिए सीआईटी के पास रिमांड कर दिया है। बस एक शर्त के साथ ही करदाता को 5,000 का भुगतान करना होगा। मामले को आईटीएटी में इंडिया लीगल रिसर्च न्याक्षी शाह फॉलो कर रही हैं। तो बताते हैं आपको कि इस मामले पर इंडिया लीगल रिसर्च न्याक्षी शाह फॉलो कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। न्याक्षी, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले पर? जी, इस केस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने अपील के लिए लर्नेड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी के समक्ष रिलीज मांगा। इस मैटर में अपील फाइल करने में 69 डेज का डिले हुआ था। एसएससी के काउंसिल ने इस डिले का रीजन 2018 के केरला फ्लड के समय काउंसिल के केरला में होने को बताया और इसे रीजनेबल कॉस्ट कहते हुए जस्टिफाई किया। ट्राइब्यूनल ने ऑब्जर्व किया कि पहले कोई प्रॉपर सबमिशन नहीं हुई थी और 2021 से 2023 के बीच इशू किए गए नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया गया, इंक्लूडिंग 26 सितंबर 2023 का फाइनल नोटिस। अपेलेंट के काउंसिल ने पेपर बुक फाइल करने की परमिशन मांगी ताकि प्रॉपर आर्ग्यूमेंट किया जा सके और डिले को कंट्रोल करने की जरूरत पर जोर दिया। पहले के डिले होने के बावजूद ट्राइब्यूनल ने 69 डेज की डिले को कंट्रोल कर दिया और केस को रिकंसिडरेशन के लिए सीआईटी के पास रिमांड कर दिया। बस एक कंडीशन कि एसएससी 5,000 का कॉस्ट पे करे। ट्राइब्यूनल ने अपेलेंट के प्रोसीजरल लैप्सेस को क्रिटिसाइज किया, जिसमें इनकंसिस्टेंट अटेंडेंस और टाइमली डॉक्यूमेंटेशन ना देना शामिल है।
ये केस प्रोसीजरल डिलीजेंस की इम्पोर्टेंस, टाइमली रिस्पॉन्सेस की जरूरत और ट्राइब्यूनल की लीनियंसी को हाईलाइट करता है, जो रिपीटेड लैप्सेस के बावजूद रीअसेसमेंट अलाउ करती है। इस डिसीजन में टैक्स एडजुडिकेशन में प्रोसीजरल कंप्लायंस और इक्विटेबल रिलीफ के बीच का बैलेंस दिखाया। जी, बहुत शुक्रिया आपका न्याक्षी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि दहेज हत्या को साक्ष्य अधिनियम के तहत कैसे साबित किया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A और धारा 113B में क्या अंतर है? Why is it so difficult to prove dowry deaths in our society? Dowry deaths ट्रेजिक और सीरियस क्राइम होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट इन्हें एड्रेस करने के लिए सेक्शन 113A और 113B प्रोवाइड करता है। सेक्शन 113A तब लगता है जब एक मैरिड वुमन शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कर लेती है और हस्बैंड या इन लॉज की तरफ से क्रुएल्टी का एविडेंस होता है। ऐसे केसेस में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि अक्यूज ने सुसाइड को अबेट किया, पर ये तभी पॉसिबल है जब क्रुएल्टी या हैरेसमेंट का क्लियर एविडेंस हो। सेक्शन 113B स्पेसिफिकली डाउरी डेथ से डील करता है। ये तब लगता है जब एक वुमन अननेचुरल कॉजेज जैसे बर्न्स या पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो जाए और उसके डेथ से पहले डाउरी के कनेक्शन में उसका हैरेसमेंट प्रूव हो जाए। इस केस में कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि अक्यूज ने डाउरी डेथ कॉज की है अगर डाउरी डिमांड से रिलेटेड कंटिन्यूअस हैरेसमेंट का प्रूफ हो। राम प्यारे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 113B तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक ऑनगोइंग हैरेसमेंट या इंस्टिगेशन का सॉलिड एविडेंस ना हो। सिर्फ एलिगेशन से काम नहीं चलेगा, इसलिए डाउरी डेथ्स प्रूव करना मुश्किल होता है। डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना जरूरी है। इसके बिना जस्टिस अचीव करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.